1857 का हिंदुस्तान, जहां अंग्रेजों के जुल्मों से आजिज आकर लोग गुस्से में उबल रहे थे। यह गुस्सा केवल एक दिन में नहीं पनपा था, बल्कि सालों से जमा हो रहा था। कभी ताकत और शानो शौकत का प्रतीक मुगल साम्राज्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में अपनी चमक खो चुका था। मुगल बादशाहत की गिरावट ने भारतीय समाज में एक शून्य पैदा कर दिया था, जिसे कंपनी ने अपने फायदे के लिए भरने की कोशिश की। पूरे भारत में कंपनी की नीतियों के खिलाफ रोष पल रहा था, खासकर सिपाहियों में जो कंपनी की ही फौज में काम करते थे। ये सिपाही जो कभी अपने देश की रक्षा के लिए लड़े थे, अब अपने ही देशवासियों के खिलाफ खड़े होने को मजबूर थे। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले ये सिपाही अपनी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति को अंग्रेजों के हुक्मों के आगे दबा हुआ महसूस कर रहे थे। उनके लिए यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान और आत्मसम्मान का सवाल था। विद्रोह के बीज तो बहुत पहले बोए जा चुके थे। सिपाहियों के बीच गुप्त बैठकों और योजनाओं का दौर शुरू हो चुका था, जहां वे अपने भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे थे। कंपनी की लालच भरी नीतियों ने कई भारतीय रियासतों को हड़प लिया था, वो भी झूठे बहाने बनाकर। इन नीतियों ने भारतीय शासकों और जनता के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई लैप्स की नीति तो अंग्रेजों की हद पार कर देने वाली महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गई। इस नीति ने भारतीय रियासतों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता तो उसकी रियासत पर कंपनी कब्जा कर लेती थी। ये नीति भारतीय शासकों के लिए एक बड़ा अपमान थी, जो उनकी परंपराओं और अधिकारों का उल्लंघन करती थी। सातारा, झांसी और नागपुर जैसी रियासतें इसी नीति का शिकार हुईं और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और भड़कता गया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जो बाद में विद्रोह का प्रमुख चेहरा बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां भी इस बढ़ते असंतोष का एक बड़ा कारण थी। कंपनी ने भारतीय व्यापार और उद्योगों को बर्बाद कर दिया, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने में लगी थी, जिसके लिए उसने भारत के संसाधनों का जमकर शोषण किया और यहाँ के पारंपरिक उद्योगों को बर्बाद कर दिया। भारतीय कारीगरों और व्यापारियों के लिए यह एक बड़ा झटका था। ब्रिटेन से सस्ते माल आने से भारतीय कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए, जिससे गरीबी और बेरोजगारी फैल गई। यह स्थिति भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसी नई भूमि राजस्व प्रणालियों ने भारतीय किसानों पर भारी बोझ डाला, जिससे वे कर्ज में डूब गए और बदहाल हो गए। किसानों की यह दुर्दशा विद्रोह की आग में घी का काम कर रही थी। आर्थिक शोषण के अलावा अंग्रेजों द्वारा थोपे गए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का भी कई भारतीयों ने कड़ा विरोध किया। इन बदलावों ने भारतीय समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। पश्चिमी शिक्षा को भले ही ऐसे भारतीयों का एक वर्ग बनाने के लिए लाया गया था जो कंपनी के प्रशासन में काम कर सकें, लेकिन इसे पारंपरिक भारतीय मूल्यों और मान्यताओं के लिए खतरा भी माना जाता था। भारतीय समाज के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। ईसाई मिशनरी अक्सर कंपनी के समर्थन से भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे, जिससे सांस्कृतिक दासता का डर और बियर आच गया। यह धार्मिक हस्तक्षेप भारतीय समाज के लिए असहनीय था और विद्रोह की भावना को और प्रबल कर रहा था। 1857 के विद्रोह की चिंगारी उस वक्त भड़की जब नई एनफील्ड राइफल लाई गई। यह राइफलें ब्रिटिश सेना द्वारा भारतीय सिपाहियों को दी गईं, जो पहले से ही कई अन्यायों और असंतोषों से जूझ रहे थे। ये राइफलें पुरानी बंदूकों से ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली थीं, और इनका उपयोग करना भी अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन इनकी एक विशेषता ने भारतीय सिपाहियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी, और इनमें ऐसे कारतूस इस्तेमाल होते थे जिनको मुंह से खोलना पड़ता था। यह प्रक्रिया सिपाहियों के लिए एक सामान्य सैन्य अभ्यास था, लेकिन इस बार यह एक गंभीर समस्या बन गई। देखते ही देखते सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। यह अफवाह तेजी से फैली और सिपाहियों के बीच गहरी असंतोष की लहर दौड़ गई। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए बेहद आपत्तिजनक थी, क्योंकि हिंदुओं में गाय को पवित्र माना जाता है और इस्लाम में सूअर को हराम। इस प्रकार यह मुद्दा केवल सैन्य नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भी बन गया। हिंदू सिपाही गाय की चर्बी का उपयोग अपने धर्म का अपमान मानते थे, जबकि मुस्लिम सिपाही सूअर की चर्बी को अपने धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ मानते थे। इस प्रकार यह मुद्दा धार्मिक आस्थाओं के सीधे उल्लंघन का प्रतीक बन गया।
नए कारतूसों पर सिपाहियों की धार्मिक आपत्ति महज अंधविश्वास नहीं थी, यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का सवाल था, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह इस बात का डर था कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी धार्मिक मान्यताओं को कमजोर करने और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह डर उनके मन में गहरे बैठ गया था और उन्होंने इसे एक षड्यंत्र के रूप में देखा। यह डर पूरी तरह से निराधार भी नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों के पिछले कार्यों और नीतियों ने इस संदेह को और भी मजबूत किया था। कंपनी ने धार्मिक तटस्थता का दावा करने के बावजूद पहले भी धार्मिक मामलों में दखल देने की इच्छा दिखाई थी। उन्होंने कई बार भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को नजरअंदाज किया था। इसके अलावा उस समय के कई ब्रिटिश अधिकारी वास्तव में अपनी संस्कृति और धर्म को श्रेष्ठ मानते थे और पिछड़े भारतीयों को सभ्य बनाना अपना कर्तव्य समझते थे। यह दृष्टिकोण भारतीय सिपाहियों के बीच गहरी नाराजगी का कारण बना। एनफील्ड कारतूसों के विरोध में शुरुआती प्रतिक्रिया निष्क्रिय प्रतिरोध की थी। सिपाहियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। सिपाहियों ने नई राइफलों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि वे अपने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के बजाय नौकरी से बर्खास्त होना पसंद करेंगे। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का सवाल था। हालांकि कंपनी, जो पहले से ही देश के विभिन्न हिस्सों में अशांति का सामना कर रही थी, ने इस अवज्ञा का जवाब सख्ती से दिया। उन्होंने सिपाहियों की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए कठोर कदम उठाए। जिन सिपाहियों ने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, उन पर कोर्ट मार्शल किया गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और जेल में डाल दिया गया। यह कदम सिपाहियों के लिए एक बड़ा अपमान था। इस कठोर प्रतिक्रिया ने स्थिति को और भड़काने का काम किया। सिपाहियों के बीच असंतोष और बढ़ गया और उन्होंने अपने अधिकारों और धार्मिक आस्थाओं की रक्षा के लिए संगठित होना शुरू कर दिया। सिपाही, जो पहले से ही ब्रिटिश शासन से नाराज थे, अब कारतूस विवाद को अपनी आस्था पर सीधा हमला मान रहे थे। यह उनके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मेरठ की घटना, जहां 85 सिपाहियों को कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करने पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और कैद कर दिया गया, आखिरी चिंगारी साबित हुई। यह घटना सिपाहियों के धैर्य की सीमा को पार कर गई। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने खुले विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया, जिससे वह शुरुआत हुई जिसे बाद में सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाने लगा। इस विद्रोह ने पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। मेरठ का विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह विद्रोह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। सिपाही, नाराज ग्रामीण, स्थानीय सरदार और यहां तक कि अपदस्थ मुगल शासन के कुछ लोग भी उनके साथ आ मिले। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता की एलडी दहाई में योगदान दे रहा था और उन्होंने अंग्रेजी छावनियों को जल्द ही अपने कब्जे में ले लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोर्चा था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। दिल्ली, जो कभी मुगलों की राजधानी और बीते गौरव का प्रतीक थी, अब विद्रोह का केंद्र बन गई। यह शहर एक बार फिर से इतिहास के केंद्र में आ गया, विद्रोह का केंद्र बन गई। दिल्ली का महत्व केवल उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं था, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के कारण भी था। विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर गए, जहां शहर की जनता ने उनका साथ दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब पूरा शहर एकजुट हो गया था, जहां शहर की जनता ने उनका साथ दिया और वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। यह एक प्रतीकात्मक कदम था जिसने विद्रोहियों को एक नया नेतृत्व और उद्देश्य दिया और वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। यह घोषणा विद्रोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीत थी। दिल्ली पर कब्जा ने अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा झटका था जिससे ब्रिटिश अधिकारी उभर नहीं पा रहे थे। यह विद्रोहियों के लिए एक प्रतीकात्मक जीत थी जिसने ब्रिटिश सत्ता की कमजोरी को उजागर किया और पूरे देश में प्रतिरोध की भावना को जगा दिया। जिसने ब्रिटिश सत्ता की कमजोरी को उजागर किया और पूरे देश में प्रतिरोध की भावना को जगा दिया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता की एलईडी ढाई में योगदान दे रहा था और पूरे देश में प्रतिरोध की भावना को जगा दिया। अंग्रेज, जो शुरुआत में विद्रोह के पैमाने और उसकी तीव्रता से हैरान थे, स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेज, जो शुरुआत में विद्रोह के पैमाने और उसकी तीव्रता से हैरान थे,
स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने भारत के अन्य हिस्सों और ब्रिटेन से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत के अन्य हिस्सों और ब्रिटेन से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया गया, लेकिन विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने में काफी समय लगा और बहुत खून खराबा हुआ। भारत के अन्य हिस्सों और ब्रिटेन से अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया गया, लेकिन विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने में काफी समय लगा और बहुत खून खराबा हुआ। विद्रोह के शुरुआती महीनों में विद्रोहियों को जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ा, लेकिन विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने में काफी समय लगा और बहुत खून खराबा हुआ। विद्रोह के शुरुआती महीनों में विद्रोहियों को जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ विद्रोही अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ लंबे समय तक डटे रहे। विद्रोह के शुरुआती महीनों में विद्रोहियों को जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ विद्रोही अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ लंबे समय तक डटे रहे। खास तौर पर लखनऊ की घेराबंदी विद्रोह के इतिहास का एक यादगार अध्याय बन गई। कुछ इलाकों में जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ विद्रोही अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ लंबे समय तक डटे रहे। खास तौर पर लखनऊ की घेराबंदी विद्रोह के इतिहास का एक यादगार अध्याय बन गई। विद्रोही अंग्रेजी सेनाओं के खिलाफ लंबे समय तक डटे रहे। खास तौर पर लखनऊ की घेराबंदी विद्रोह के इतिहास का एक यादगार अध्याय बन गई, जहां दोनों पक्षों ने असाधारण साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। खास तौर पर लखनऊ की घेराबंदी विद्रोह के इतिहास का एक यादगार अध्याय बन गई, जहां दोनों पक्षों ने असाधारण साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। हालांकि विद्रोहियों के पास आपसी तालमेल, संसाधनों और एकजुट नेतृत्व की कमी थी, विद्रोह के इतिहास का एक यादगार अध्याय बन गई, जहां दोनों पक्षों ने असाधारण साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। हालांकि विद्रोहियों के पास आपसी तालमेल, संसाधनों और एकजुट नेतृत्व की कमी थी, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जहां दोनों पक्षों ने असाधारण साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। हालांकि विद्रोहियों के पास आपसी तालमेल, संसाधनों और एकजुट नेतृत्व की कमी थी, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके बीच आपसी मतभेद भी थे। हालांकि विद्रोहियों के पास आपसी तालमेल, संसाधनों और एकजुट नेतृत्व की कमी थी, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके बीच आपसी मतभेद भी थे। कुछ समूह धार्मिक कारणों से लड़ रहे थे, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके बीच आपसी मतभेद भी थे। कुछ समूह धार्मिक कारणों से लड़ रहे थे, तो कुछ राजनीतिक सत्ता के लिए उनके बीच आपसी मतभेद भी थे। कुछ समूह धार्मिक कारणों से लड़ रहे थे, तो कुछ राजनीतिक सत्ता के लिए, और कुछ तो बस अपने स्वार्थ के लिए। कुछ समूह धार्मिक कारणों से लड़ रहे थे, तो कुछ राजनीतिक सत्ता के लिए, और कुछ तो बस अपने स्वार्थ के लिए। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, तो कुछ राजनीतिक सत्ता के लिए और कुछ तो बस अपने स्वार्थ के लिए। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। ये एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता की एलएलडी ढाई में योगदान दे रहा था, और कुछ तो बस अपने स्वार्थ के लिए। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता की एलईडी ढाई में योगदान दे रहा था,